नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इंडोनेशिया काफ़ी समय से चर्चाओं में है वैश्विक स्तर पर, पहले G20 प्रेसिडेंसी को लेकर और अब कुछ अमेंडमेंट्स को लेकर जो उन्होंने किए हैं अपने क्रिमिनल कोड में। क्या हैं वो अमेंडमेंट्स, क्यों इतने ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट्स को कहा जा रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। स्पेशल क्लासेज आप फ्री क्लासेस जो कि 5 बजे कंडक्ट की जाती हैं, सिर्फ आपको मेरा कोड यूज़ करके एनरोल कर लेना इन क्लासेस में, ठीक है। चलिए न्यूज़ देख लेते हैं। तो इंडोनेशिया की पार्लियामेंट ने पास कर दिया है काफ़ी समय से लटका हुआ संशोधन अपने कॉलोनियल एरा के क्रिमिनल कोड में, और ये ट्यूसडे को किया गया। जो अथॉरिटीज़ हैं उन्हें लगभग हाफ सेंचुरी तक का समय लगा इसको मॉडिफाई करने में। जो एग्जिस्टिंग पिनल कोड था जिसको इनहेरिट किया था इंडोनेशिया ने अपने एडमिनिस्ट्रेटर, जो फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर थे डच, उनसे जब उसने आज़ादी ली थी 1949 में, जब वो आज़ाद हुआ था, ठीक है। लेकिन जो रिवाइज्ड कोड है जिसको लगभग 3 साल का समय अभी लग सकता है पूरी तरह से इसको कंप्लीटली इम्प्लीमेंट या अडॉप्ट होने में, इसमें कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल लॉज आ गए हैं और ऐसा बहुत सारे ऑब्जर्वर्स का मानना है कि ये कहीं ना कहीं थ्रेटन करने वाले हैं ह्यूमन राइट्स को और सिविल लिबर्टीज़ को। अगर इंडोनेशिया की बात करें तो ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी लोकतंत्र है, 3rd लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और लार्जेस्ट मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन है वर्ल्ड का। तो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स और सिविल लिबर्टीज़ को थ्रेटन करने जैसे जो अमेंडमेंट्स हैं उनको इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। क्या है वो, उनके बारे में बात करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि इंडोनेशिया की जो पार्लियामेंट है ये काफ़ी समय से 2019 से प्लान कर रही थी रैटिफाई करने का इन द पीनल कोड। ये नए कोड्स लाने के लिए 2019 से बात चल रही थी, लेकिन उस समय कुछ इतने ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जो प्रपोजल्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक तरह से प्रोटेस्ट, नेशन वाइड प्रोटेस्ट को स्पार्क कर दिया। प्रोटेस्ट होने लगा नेशन वाइड। तो उस समय प्रेसिडेंट जोको विडोडो ने अर्ज किया लॉ मेकर्स को, लेजिस्लेटर्स को, कि अभी क्या कीजिए, इस प्रोसेस को डिले कर दीजिए पब्लिक फीडबैक के लिए। लेट्स सी व्हाट पब्लिक सेज, ठीक है। इसको डिले कर दिया गया। नाउ जो अमेंडेड पीनल कोड है अभी, उसमें क्या इंक्लूड किया गया, उसमें इंक्लूड कर दिया गया एक्सेप्शंस। नाउ एक्सेप्शन टू इट्स बैन ऑन अबॉर्शन। बैन है अबॉर्शन पे, लेकिन कुछ एक्सेप्शन इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जैसे अबॉर्शन अगर कराया जा रहा है जो कि पनिशेबल था अर्लियर, अप टू 4 years की पनिशमेंट थी, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन क्या आया है कि इन केस ऑफ रेप और लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इश्यूज, जब तक कि प्रोसीजर 14 हफ्ते के अंदर हो रहा है प्रेगनेंसी के, ये एक्सेप्शन में चला जाएगा, ठीक है। ये अलाउड हो गया, ये कह सकते हैं। इसके साथ साथ जहां एक तरफ कैपिटल पनिशमेंट जो है वो अभी भी मेंटेन की गई है इंडोनेशिया में आफ्टर दिस न्यू जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी मतलब ऑब्वियसली ह्यूमन राइट्स वाले जो होते हैं, जो भी लोग हैं, एडवोकेट्स हैं, वो लोग कहते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट को बैन करना चाहिए, बंद करना चाहिए, लेकिन वो अभी भी मेंटेन की गई है। नए पीनल कोड में सिर्फ कुछ चीज़ें ऐड कर दी गई हैं, जैसे कि जिन लोगों को डेथ पेनल्टी दी गई है ना, उनको 10 साल का प्रोबेशन मिलेगा और उसके बाद जज जो है वो कन्विक्ट के सेंटेंस को या तो लाइफ मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 20 साल तक का सजा दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन इट्स गुड बिहेवियर, ठीक है। ये कुछ चेंजेस इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं इन जनरल, ठीक। अब कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें क्या हैं, कॉन्ट्रोवर्सी किस चीज़ पे हो रही है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो जो अमेंडेड कोड है उसमें एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स, यानी कि सेक्स विद समवन हु इज नॉट योर स्पाउस, अगर आपके वो स्पाउस नहीं है तो वो पनिशेबल हो गया है अप टू 1 year इन प्रिजन, 1 साल तक की सजा हो सकती है। इसी के साथ साथ दूसरा कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ क्या है, लिव इन रिलेशनशिप्स। जहां पूरा विश्व लिव इन रिलेशनशिप को लीगलाइज कर रहा है, वहां पर लिविंग टुगेदर विद समवन हु इज नॉट योर स्पाउस कैन लीड टू 6 months जेल टर्म। लिव इन रिलेशनशिप में 6 महीने की सजा का प्रावधान इंट्रोड्यूस किया गया है। इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, एक छोटा सा मैं कह सकती हूँ एक विंडो इस सब में क्या है कि कोड मेंटेन करता है कि जो वायलेटर्स हैं वो तभी प्रोसिक्यूट होंगे, मतलब उनको तभी सज़ा मिलेगी, ये जो सज़ा दी गई है तभी मिलेगी जब उनके स्पाउसेस, ठीक है, अगर वो मैरिड कपल है तो, या फिर अगर वो अनमैरिड इंडिविजुअल्स हैं, उनके पेरेंट्स, बच्चे कंप्लेन लॉन्च करते हैं, तो इस केस में प्रोसिक्यूशन होगा। ये एक छोटा सा विंडो यहाँ कह सकते हैं, जहाँ एक तरफ होमोसेक्सुअलिटी एक्सप्लिसिटली इलीगल नहीं है देश में, कंप्लीटली मतलब एक्सप्लिसिटली लिखकर इलीगल नहीं है। जो नया क्रिमिनल कोड है वो यूज़ किया जा सकता है टू फर्दर प्रोसिक्यूट LGBT पीपल, उनको भी प्रोसिक्यूट किया जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि सेम सेक्स मैरिज अभी भी लीगलाइज या रिकॉग्नाइज नहीं की गई है, ठीक है। चलिए
ये कॉन्ट्रोवर्शियल्स हैं। इसके अलावा एक तो हुआ ये वाली चीज़, इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम्स हैं? जो रिवाइज कोड है वो एम्पावर कर रहा है लोकल गवर्नमेंट को कि वो इनैक्ट करें अपने लेजिस्लेशंस, अपनी मर्जी से लेजिस्लेशंस लाएं, लॉज लाएं। जैसे कि कोड जो है वो रिकॉग्नाइज कर रहा है लिविंग लॉज को। लिविंग लॉज क्या होते हैं? जो कस्टमरी लॉज होते हैं जो चलते आ रहे हैं एट द लोकल लेवल, दैट में इंक्लूड शरिया लॉ ऑल्सो। तो इस तरह के लॉज को रिकॉग्नाइज कर रहा है ये, ठीक है। जो शरिया लॉज क्या करते हैं? वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं अगेंस्ट एंड प्रोसिक्यूट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स लाइक विमेन, चिल्ड्रन, LGBTQ पीपल, ठीक। तो ये एक प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। इसके अलावा इंडोनेशिया में आपको मैं बता दूं कि एक प्रोविंस है असहा, जहां पर शरिया लॉ ऑपरेट होता है लोकल लेवल पे, जैसे कि मैंने बताया। वो बैन करता है अनमैरिड मेन और विमेन कि वो डाइन भी नहीं कर सकते हैं साथ साथ। तो अगर ऐसा परमिशन दी गई है, रिकॉग्नाइज किया गया है लिविंग लॉज को, तो यहाँ पर शरिया लॉज हम कह सकते हैं कि काफ़ी तरह से इम्प्लीमेंट होंगे, जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल हमने दिया भी। लेकिन मोरालिटी पुलिसिंग तो चलो एक इशू है। ये जो अभी हमने इश्यूज देखे सारे मोरालिटी पुलिसिंग वाले इश्यूज हैं ना, ये कुछ इश्यूज हैं ऑफ द मेनी दैट ऑफ द रिवाइज कोड ऑफ कोड 624 आर्टिकल, 624 आर्टिकल रिवाइज किए गए, इसमें कुछ ये वाले इश्यूज हुए। इसके अलावा प्रॉब्लम्स क्या है? डेमोक्रेटिक वैल्यूज को भी थ्रेटन किया गया विद दीज अमेंडमेंट्स। कैसे? देखिए, क्रिटिक्स का कहना है कि कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जो थ्रेटन कर रहे हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी को, जिसमें फॉर इंस्टेंस समझिए क्या क्या चीज़ें इन्होंने एक तरह से पनिशेबल ऑफेंस कर दिया है। जैसे कि अगर सिटिंग जो प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है, उनकी डिग्निटी को अगर अटैक किया जा रहा है, ये पनिशेबल होगा अप टू 4 years इन प्रिजन इफ ईदर फाइल्स अ कंप्लेंट। अगर इनमें से कोई भी कंप्लेंट फाइल करता है कि मेरी डिग्निटी को अटैक किया गया है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो उसको सजा हो सकती है, ठीक है। इंसल्टिंग द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट को इंसल्ट किया जा रहा है तो 3 साल तक की सजा है। डिसइंफॉर्मेशन अगर फैलाई जा रही है जिससे पब्लिक अनरेस्ट हो रहा है, वो पनिशेबल है अप टू 6 years, 6 साल तक की सजा है इसमें, ठीक है। ये भी कंट्रोवर्शियल माना जा रहा है। यहाँ मैं आपको बता दूं, जो भी प्रोटेस्ट हैं या डेमोन्स्ट्रेशंस होंगी पब्लिक स्पेसेस में, अब उनको परमिशन चाहिएगी, परमिट के बाद ही वो हो सकते हैं। साथ में जो वायलेटर्स होंगे उनको या तो फाइन कर दिया जाएगा अगर कोई नहीं मानेगा, वायलेट करेगा इसको, या फिर उनको 6 महीने तक की सजा भी हो सकती है। तो ये सब कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट्स यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। अब इनसे प्रभावित कौन कौन होंगे, किसको इसका प्रभाव पड़ने वाला है? हु विल बी द अफेक्टेड पीपल? तो जहां एक तरफ ये इंडोनेशियन सिटीजन्स पर तो लागू होंगे, ये फॉरेनर्स पर भी लागू होंगे अलाइक, लेकिन इट विल नॉट कम इनटू अफेक्ट फॉर अनदर 3 years, क्योंकि इंप्लीमेंटिंग गाइडलाइंस कहता है कि मतलब ये आ गया है लेकिन 3 साल लगेंगे इसको इंप्लीमेंट होने में। यहाँ पर छोटा सा एक विंडो वही आ जाता है कि प्रोसिक्यूशन कब होगा, जब या तो स्पाउस, और अगर अनमैरिड है तो फैमिली में पेरेंट या फिर बच्चे अगर कंप्लेन करते हैं उस केस में। तो यहाँ पर आप छोटा सा यहाँ पर एक विंडो देख सकते हैं इसमें। सिंस दीज ऑल्सो अप्लाई टू फॉरनर्स, क्योंकि फॉरनर्स पे हैं, तो लॉज क्या कर रहे हैं अभी, दे आर स्केयरिंग एनी विजिटर्स यहाँ पर आने से पहले सोचेंगे। दोज कमिंग टू द प्राइम टूरिज्म लोकेशन डेस्टिनेशन ऑफ बाली इज अ प्राइम हब, एक तरह से कैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये। नाउ वीक्स आफ्टर होस्टिंग अ सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ G20 समिट दैट रीइंफोर्स इंडोनेशियाज पोजीशन ऑन ग्लोबल स्टेज, मतलब ग्लोबल स्टेज पे दोबारा से इंडोनेशिया के बारे में चर्चाएं होने लगी, पोजीशन बनी। बिजनेस ग्रुप का कहना है कि जो नए कोड हैं ये थ्रेटन कर रहे हैं, दे थ्रेटन टू डैमेज द कंट्रीज इमेज एज अ टूरिस्ट एंड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। अभी इंडोनेशिया को टूरिस्ट और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की तरह देखा जा रहा है, लेकिन इस तरह के लॉज क्या करेंगे, ये खतरा है ऑन द इमेज ऑफ द कंट्री, ऐसा मानना है। नाउ इसके अलावा अगर हम कंपेयर करें जो भी मोरालिटी इन्फोर्समेंट है कहीं और, ये कैसे कंपेयर किया जा सकता है इंडोनेशिया में जो किया गया मोरालिटी वाला जो है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को अलग कर दीजिए, अभी जो एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स हुआ या लिव इन रिलेशनशिप्स हुआ उसमें जो भी बैन्स हैं उसकी बात अगर हम करें तो ऐसा और कहाँ पर है। तो इंडोनेशिया इकलौता देश नहीं है जहाँ पर स्ट्रिक्ट मोरालिटी लॉज हैं। बहुत सारे और मुस्लिम मेजॉरिटी देश ऐसे हैं जैसे अफगानिस्तान अंडर द तालिबान, मलेशिया, ईरान, ब्रूनेई, नाइजीरिया, जो रेगुलेट करते हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ इन अकॉर्डेंस विद द रिलीजियस वैल्यूज, ठीक है, यहाँ पर भी चलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एक्सक्लूसिव है सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज में, कुछ यूएस स्टेट्स भी हैं जहाँ पर अडल्ट्री लॉज आर ऑन द बुक्स, दो दे आर रेयरली इन्फोर्स्ड, ठीक है, अडल्ट्री को लेकर लॉज हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंट्रीज भी हैं अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डिग्निटी ट्रस्ट जो क्रिमिनलाइज करती हैं सेक्सुअल एक्टिविटी बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम सेक्स। सो जो मोरालिटी के जो मतलब इन्फोर्समेंट्स हैं वो इस तरह से पूरे विश्व भर में देखने को मिलते हैं अलग अलग देशों में। तो
तो इसको किसी एक रिलीजन से जोड़कर हम नहीं देख सकते हैं यहाँ पर। रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया 2019 में भी इस बिल को लाने की बात चल रही थी, लेकिन इसको रोक दिया गया था बिकॉज ऑफ मास स्ट्रीट प्रोटेस्ट अक्रॉस दी कंट्री, अक्रॉस दी आइलैंड, है ना, आर्किप्लाजो। तो बिकॉज भाई थ्रेट थी सिविल लिबर्टीज को यहाँ पर, तो उस समय तो इसको रोक दिया गया। लेकिन अभी रिसेंट ऑपोजिशन को चुप करा दिया गया है, फिलहाल शांत कर दिया गया इन कंपैरिजन, एंड द पार्लियामेंट हैज रिवाइज सम ऑफ द आर्टिकल्स इवन दो, और इन आर्टिकल्स को 624 आर्टिकल्स को रिवाइज कर दिया गया। वहीं क्रिटिक्स का ये कहना है कि जो चेंजेस हैं वो ना तो बहुत दूर तक जाएंगे और ना ही वो जो बिल है, इस बिल को एक ह्यूज सेटबैक भी कहा गया है इंडोनेशिया की यंग डेमोक्रेसी के लिए। तो ये रिस्पॉन्स भी आ रहा है। आपका क्या मानना है इस तरह के जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं, चाहे वो मोरालिटी पुलिसिंग हो या फिर डेमोक्रेटिक राइट्स को लेकर हो? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? जस्ट टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। दोस्तों, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10 टू अवेल 10% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शंस। इसी के साथ साथ लक्ष्य बैच जो कि एक्सक्लूसिव हिंदी मीडियम बैच होगा 2024 के लिए, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं विद द टॉप एजुकेटर्स। बैच शुरू हो रहा है दिसंबर 15 से। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10 टू एनरोल फॉर द बैच। बैचेस 15 तारीख से शुरू हो रहे हैं, अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। CSAT के लिए बैचेस जो हैं वो भी 12 दिसंबर से ज्वाइन शुरू हो रहे हैं एट दिस स्पेशल प्राइस। गो यूज माई कोड टू अवेल 10% एडिशनल डिस्काउंट ऑन दिस सब्सक्रिप्शन प्राइस। EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है आपके पास, आप ये भी अवेल कर सकते हैं। लास्ट माइल विच इज रिजल्ट आ गया है कल मेंस का, अगर आपने मेंस क्लियर किया है, दिस इज योर चांस, गो एनरोल नाउ विद माय कोड NDLive10 और अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि दिस इज वेयर यू कैन नाउ गेट द रैंक। चलिए, साथ में डाउट सोल्यूशन सेक्शन में जाकर आप GS PYQs मेंस के PYQ 2018 से 21 तक देख सकते हैं, वो लाइव है फिलहाल प्लेटफॉर्म पे। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। Don't forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless.